मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली कालखंड में अध्याय 7 निर्देशन और निर्देशन की अवधारणा, निर्देशन की अर्थ और परिभाषा, साथ ही साथ निर्देशन की विशेषता या लक्षण को हमने अध्ययन किया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है 7.5 निर्देशन का महत्व, पेज नंबर 242। ठीक है, देखिएगा निर्देशन का महत्व कैसे और अधिक बढ़ जाता है कोई भी प्रबंध में। तो इसके लिए कहा जाता है कि निर्देशन प्रबंध की कार्य का हृदय है, जो मैंने आपको प्रारंभ काल से ही बताया। ठीक है, निर्देशन प्रबंध की कार्य का हृदय है। जॉन सेमोर के अनुसार व्यवसाय में निर्देशन युद्ध की मोर्चाबंदी की भांति है। इसका संबंध साधनों के उपयोग, विशेष प्रयत्न को केंद्रित करने के बिंदुओं तथा व्यवसाय के आर्थिक जीवन में आने वाले कठिनाइयों एवं संकटों के मध्य जीवित रहने से है। यानी जितनी भी बाधाएं आएंगी उन सब बाधाओं को, संकटों को दूर करने से। कोर्च तथा डोनल जो है, यह कथन की अक्षरशः सही है कि निर्देशन का घनिष्ठ संबंध कार्य का संपादन कराने से है। ठीक है, निर्देशन का घनिष्ठ संबंध कार्य का संपादन कराने से है। एक व्यक्ति योजना बना सकता है, ठीक है, तथा संगठन व कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, यहाँ तक भी ठीक है, किंतु उसे तब तक कोई सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि वह अपने अधीनस्थों को यह नहीं सिखाए कि उन्हें क्या करना है। ठीक है ना। और जिस प्रकार बिना पतवार के नाव तनिक भी आगे नहीं बढ़ सकती, सेना नायक के बिना सेना नहीं लड़ सकती, बिना ड्राइवर के मोटर गाड़ी नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार से निर्देशन के अभाव में प्रबंधन अपने कार्यों का निष्पादन नहीं कर सकता। निर्देशन का अगर महत्व हम देखें तो कई बातों पर स्पष्ट होता है, जैसे कि उपक्रम को गति प्रदान करना, टू सेट द एंटरप्राइज इन मोशंस। देखिएगा, व्यावसायिक उपक्रम की समस्त क्रियाएं और गतिविधियां निर्देशन के माध्यम से ही प्रारंभ होती है। डायरेक्टिंग, उपक्रम के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों से काम लेना निर्देशन का मुख्य लक्ष्य है। निर्देशन की सहायता से ही निर्देशन को मूर्त रूप देने में सफलता मिलती है। प्रबंधक अपने अधीनस्थों से कार्य कराने में निर्देशन के माध्यम से ही सफल होते हैं। इसलिए पहला पॉइंट क्या हुआ, उपक्रम को गति प्रदान करना। दूसरा है कार्य कुशलता में सुधार होना। देखिएगा, निर्देशन अगर सही मिलता है तो ऐसी दशा में मान लीजिए जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनकी कार्य कुशलता में सुधार होती है, उनके कार्य अनुभव का विस्तार होता है ना, सफलता मिलती है। तीसरी चीज़ है समन्वय स्थापित करना, यानी कोऑर्डिनेशन। कर्मचारी तो हैं लेकिन अलग अलग विभाग अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऊपर से नीचे तक की आदेशों को एक साथ क्रियान्वित करने के लिए कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय की क्या होगी, आवश्यकता होगी, जो निर्देशन से क्या होता है, प्रभावी होता है। यानी निर्देशन संगठन के सदस्यों में पारंपरिक समझ तथा टीम भावना विकसित करने में सहायक होता है और प्रबंधक निर्देशन की विभिन्न तकनीकी अपनाकर विभिन्न कर्मचारियों में समन्वय स्थापित करने में सफल हो जाता है, जैसे मार्गदर्शन द्वारा, परामर्श द्वारा, पर्यवेक्षण द्वारा आदि। कर्मचारियों के व्यक्तिगत हितों तथा संगठन के हितों में सामंजस्य स्थापित करने में निर्देशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, चौथा है परिवर्तनों के लिए कर्मचारियों को राजी करना। हमने पढ़ा है कि व्यवसाय की जब वातावरण जो होती बाह्य भी होती है और आंतरिक भी होती है, तो ऐसी दशा में जब परिवर्तन आता है, भाई देखिएगा आधुनिक युग में व्यावसायिक परिवेश में तेजी से परिवर्तन हो रहा है।
एक व्यावसायिक उपक्रम को सफलता प्राप्त करने के लिए इन परिवर्तनों के अनुसार अपनी नीति रीति में परिवर्तन करना जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर निर्देशन प्रभावी होगा तो हम कर्मचारियों को राजी कर सकते हैं परिवर्तनों का सामना करने के लिए। पांचवी चीज है स्थायित्व तथा विकास में सहायक होना, यानी कुशल निर्देशन न केवल उपक्रम को जीवित रखता है अपितु उसके विकास में भी सहायक होता है। व्यावसायिक उपक्रम का विकास तभी संभव है जब उसे सही निर्देशन प्राप्त हो। प्रबंधन अगुण अपनी योग्यता तथा क्षमता का पूरा पूरा उपयोग कर प्रभावी कर, है ना, नेतृत्व, अभिप्रेरण, अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण आदि के माध्यम से व्यावसायिक उपक्रम के स्थायित्व एवं विकास के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें 5 प्रकार के निर्देशन के महत्व को समझाया गया है। और उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं 7.6 निर्देशन के सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत आता है अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत है ये निर्देशन। यानी जैसे कि श्रेष्ठ अभिप्रेरण योजना, जैसे कि वित्त अथवा गैर वित्तीय कर्मचारियों को अच्छे निष्पादन के लिए प्रोत्साहित मूलक होती है। इससे प्रभावित होकर कर्मचारी पहले से बेहतर कार्य निष्पादन के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि वे जो होते हैं समझने लगते हैं कि और अच्छा निष्पादन ऐसे प्रेरणाओं की संख्या या मात्रा में वृद्धि करेगा। तो ये क्या हुआ, अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत। दूसरा है कर्मचारियों के उद्देश्य तथा संगठन के उद्देश्य में तालमेल का सिद्धांत माना जाता है निर्देशन। तीसरी है आदेश की एकता का सिद्धांत। जी हाँ, प्रिंसिपल ऑफ द यूनिटी कमांड, आदेश की एकता, जो जिसने बात कही है हेनरी फयोल ने कि आदेश की एकता होनी चाहिए प्रबंधन में, तो बस वही बात है निर्देशन में आदेश की एकता के सिद्धांत का पूर्ण रूप से क्या है, पालन करते हुए प्रभावी निर्देशन निश्चित होती है। निर्देशन तकनीकी की उपयोगिता का सिद्धांत है ये। और 5वीं है प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत। और दूसरी चीज़ है अनौपचारिक संगठन के प्रयोग का सिद्धांत, पीसी को कहा जाता है। और नेतृत्व का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व वह प्रक्रिया है, याद रखिएगा, नेतृत्व आता है, नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधीनस्थों को इस तरह प्रभावित किया जा सकता है कि वे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति अपना योगदान स्वेच्छापूर्वक और उत्साह से दे सकें। यद्यपि अधीनस्थों की औपचारिक अधिकार के प्रयोग की सहायता से भी प्रभावित किया जा सकता है, किंतु इससे वे अपना अधिकतम योगदान देने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं। अतः प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपने पदों में निहित अधिकार पर कम बल देते हैं और अपने नेतृत्व कौशल पर अधिक बल देते हैं। ये है नेतृत्व का सिद्धांत, अनुगमन का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद जो हम महत्वपूर्ण जिस पर हमको चर्चा करनी है आगे चैप्टर में, अध्याय में, इसी अध्याय में निर्देशन के तत्व में सबसे पहले हम पर्यवेक्षण को पढ़ेंगे। दूसरी बात आएगी अभिप्रेरण, जिसको बोला जाता है मोटिवेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेतृत्व यानी लीडरशिप। और आखिरी में होगा संप्रेषण, तो अनौपचारिक संप्रेषण और औपचारिक संप्रेषण, इन 2 तथ्यों पर चर्चा होगी जो मुख्य 4 बिंदुओं पर निर्भर है, यानी पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व और संप्रेषण। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से और अध्ययन करिए और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।